नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज का यह वीडियो जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये वीडियो खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए है, लेकिन अगर आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें वनडे एग्जाम होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे जीएस से प्रश्न लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार ऐसे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है। तो कालाहारी रेगिस्तान आप लोग जानते हैं, इसमें इसके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बोत्सवाना में है। कालाहारी जो मरुस्थल कहाँ पे है, ये बोत्सवाना में है। बोत्सवाना, अब ये कहाँ पे पड़ता है? बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसे क्या कहते हैं? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कहाँ पे रहती है? कालाहारी मरुस्थल में। और शुतुरमुर्ग कहाँ पे पाए जाते हैं? यहीं पे पाए जाते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, और इसका विश्व का जो सबसे बड़ा अंडा है, ये सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा? तो शुतुरमुर्ग का होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ से जो मरुस्थल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों से, तो इसमें लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न लिए गए हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे संबंधित प्रश्न है इससे। कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सहारा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। ये कहाँ पे पड़ता है? ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो थार मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे सर्वाधिक जन घनत्व है। थार मरुस्थल में सर्वाधिक जन घनत्व वाला ये मरुस्थल है। सर्वाधिक जन घनत्व यहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गोबी का मरुस्थल कहाँ पे? देखिए ये चीन और मंगोलिया के सीमा पे बीच में है। चीन और मंगोलिया के बीच में इसका विस्तार है, गोबी का मरुस्थल। और बात करते हैं आगे, हम लोग बात करें, आपसे पूछे कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो ये किस देश में है? ये चीन में स्थित मरुस्थल है। बात करें नूबियन का मरुस्थल कहाँ पे है? तो नूबियन का मरुस्थल सूडान में पाया जाता है। नूबियन का मरुस्थल कहाँ पे है? सूडान में पाया जाता है। अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है? मोजेव मरुस्थल है अमेरिका में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं अगले अन्य प्रश्नों पे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टुंड्रा जो मरुस्थल है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? टुंड्रा मरुस्थल, तो आप लोग बताएंगे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कैसे मरुस्थल होते हैं? ये शीत मरुस्थल होते हैं। शीत, जहाँ पे बर्फ गिरते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं शीत मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब जहाँ पे वनस्पतियां ना उगे उसे मरुस्थल कहते हैं। और मरुद्वीप किससे संबंधित है? ये रेगिस्तान से संबंधित। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप मरुस्थल विहीन, यहाँ पे जो है ये मरुस्थल नहीं है। पेटागोनिया मरुभूमि कहाँ पे है? तो पेटागोनिया आप लोग याद रखेंगे कि अर्जेंटीना में है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये आटाकामा मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। आप लोग बताएंगे आटाकामा मरुस्थल ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और ये कहाँ पे है? ये चिली देश में पाया जाता है। ठीक, बात करते हैं रूब अल खाली मरुस्थल। ये सऊदी अरब में है। ये सऊदी अरब में है। रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है? सऊदी अरब। ये अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रेट विक्टोरिया सैंडी मरुस्थल, गिम्बसन और सिम्पसन मरुस्थल ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। आप लोग बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और आप लोग बताएंगे कि मर्रे डर्लिंग कहाँ की नदी है? मर्रे डर्लिंग कहाँ की नदी है? ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। और आप लोग बताएंगे कि जो सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया में, कालगुर्ली की खान है, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है कालगुर्ली। और कुलगाड़ी की खान है, ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? कुलगाड़ी की खान ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के अंतर्गत ही ग्रेट सैंडी और गिम्बसन और सिम्पसन मरुस्थल आते हैं।
आगे हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और ये प्रश्न पॉलिटी से है और ये डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशन से संबंधित है, और ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, ये निर्भर करता है यदि आपके राज्य सरकार के पास जब उपलब्ध संसाधन होंगे, जब राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधन होंगे तो उस चीज़ों पे ये निर्भर करता है। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि हमें ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये नहीं दिया जा रहा है, ये इसके लिए आप किसी मामले पे भी न्यायालय नहीं जा सकते। ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 37 में, ठीक। न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यदि राज्य के पास जो संसाधन उपलब्ध है तो वो आपको इसके तहत मदद देगा, यदि नहीं संसाधन है तो मदद आपको नहीं मिलेगी, ठीक। आगे बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो ये किसका कथन है? ये सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये केटी शाह ने कहा था, केटी शाह का ये कथन है, ठीक। केटी शाह का ये कथन है और ये एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार, तो यदि राज्य में सुविधा रहेगी तभी आपको ये कोई मदद दे पाएगा। उसी तरह यहाँ पे जब बैंक में सुविधा रहेगी तभी तो वो आपको चेक के द्वारा पैसा दे पाएगा, तो यही बात है। इसलिए इस केटी शाह ने कहा है डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। और समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा ये क्या देता है? तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही समाजवादी व्यवस्था की प्रेरणा देते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व भी ऐसा करते हैं। बात करें समान कार्य के लिए समान वेतन, तो देखिए स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देगा, ठीक। ये बात आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया है। और बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, तो देखिए डीपीएसपी की बात करें, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया ये पूछे तो आप बताएंगे कि ये आयरलैंड से लिया गया है। और इसका आर्टिकल क्या है? ये 36 से 51 तक है डीपीएसपी। और इसका भाग क्या है डीपीएसपी का भाग? तो ये भाग 4 में है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, तो आर्टिकल नंबर इसमें 45 में कहा गया है कि जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और फिर अनिवार्य शिक्षा का कार्य ये कौन करेगी? ये राज्य सरकार इस पे ध्यान देगी। राज्य सरकार इस पे क्या करेगी? ध्यान देंगी बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा है। समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आर्टिकल नंबर 39 के ए में है कि सभी लोगों को, सभी नागरिकों को जो राज्य क्या करेगी? समान रूप से और निःशुल्क विधिक सहायता वो आपको प्रदान करेगी। पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार का काम कौन करेगी? ये राज्य करेगी। आर्टिकल नंबर 47 के तहत ये राज्य करेगी पोषण स्तर और फिर लोक कल्याण और जीवन स्तर में सुधार। कृषि और पशुपालन के संगठन की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 48 में, ठीक। और बात करें ये आपको कृषि करने के लिए अच्छे किस्म की जो नहरों का जो निर्माण है वो राज्य कराएगी, नहर बनवाएगी और अच्छी किस्म को आपको खाद देगी और जो कृषि के उपकरण है वो आपको सस्ते दामों में दिवाएगी राज्य। इस तरह के काम करेंगी और किसी के लिए योजनाएं लॉन्च करेगी कार्य राज्य सरकार, तो ये सारी काम करेगी। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 44 में इसकी चर्चा की गई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत और समान नागरिक संहिता ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये गोवा है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो किसी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछे कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल को नियुक्ति कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। आपसे पूछे कि राज्यपाल जो है वो त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल वो त्याग पत्र किसे देते हैं? वो जो आपके जो राज्य होते हैं
राज्यपाल वो ताकत आपके राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक, और बात करते हैं हटाने का प्रावधान संसद में इनको नहीं है। हटाने का प्रावधान यहाँ पे राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संसद में नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। और राज्यपाल बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो भी आपकी उम्र न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? ये भी आपको 35 वर्ष ही होनी चाहिए। राज्यपाल का वेतन भत्ता, तो राज्यपाल का वेतन जो है वो कहाँ से दी जाती है? राज्य की संचित निधि से दी जाती है। राज्य की संचित निधि से दी जाती है जो राज्यपाल को वेतन एवं भत्ते हैं। और आगे बात करते हैं राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वो आपके राज्यपाल ही होते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के जो संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य के जो कार्य हैं उनका संचालन राज्यपाल करता है। पूरे नियंत्रण राज्यपाल के हाथ में रहती है। पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल। और किस राज्य की ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला सीएम कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी पहली महिला सीएम। और किस राज्य की बनी थी? ये भी सबसे पहले यूपी की बनी थी। तो आगे बात करते हैं पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आपसे पूछे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप लोग बताएंगे कि फातिमा बीबी हैं पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। फातिमा बीबी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो देखिए ये कथन किसका? सीधे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने की जो पिंजड़े उसमें वो रहने वाली चिड़िया के समान है। बात करते हैं राज्य सरकार को भंग कौन करता है? तो राज्यपाल कर सकता है। राज्य सरकार को भंग राज्यपाल कर सकता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं कि जो सीएम की आपसे पूछे सीएम की नियुक्ति कौन करता है? सीएम की नियुक्ति आप लोग बताएंगे कौन करता है? तो सीएम की नियुक्ति करने का काम भी किसका है? ये राज्यपाल का ही है। सीएम की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। बात करते हैं राज्य की मुख्य भूमिका का जो वो राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो राज्यपाल की मुख्य भूमिका है कि ये जो केंद्र सरकार है और फिर राज्य सरकार है इसके बीच क्या करना? इसके बीच एक कड़ी का काम करना, यानी कि जो संबंध है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बनाने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आगे जियोग्राफी से प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ पे है? तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा के बीच क्या है? आपके खैबर दर्रा है। बात करते हैं बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? तो बनिहाल दर्रा का नाम क्या है? तो इसे जवाहर सुरंग, वर्तमान नाम इसका जवाहर सुरंग हो गया है अब। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और ये क्या करता है? ये श्रीनगर को किसे जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है कौन? ये बनिहाल दर्रा। आपका बनिहाल दर्रा का नाम क्या है? ये इम्पोर्टेंट, सॉरी ये रिपीट हो गया है, तो आप लोग ये भी रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए आप लोग बताएंगे कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जोजिला दर्रा आप वर्तमान समय में ये कहाँ पे है? ये लद्दाख राज्य में है। जोजिला दर्रा लद्दाख राज्य में है। पहले ये कहाँ पे था? ये पहले जम्मू कश्मीर में था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। कब बने हैं? 31 अक्टूबर सन 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। इस वजह से अब जोजिला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। पाल घाट दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच में है। केरल तमिलनाडु के बीच में है क्या? केरल और तमिलनाडु के बीच में है पाल घाट दर्रा। ये यहाँ का रास्ता, और ये नीलगिरी के दक्षिण में है। नीलगिरी के दक्षिण में है। आप लोग बताएंगे जो आपका पर्यटक स्थल है ऊटी, वो किस पहाड़ी पे है? नीलगिरी पे है। और आप लोग बताएंगे कि जो नीलगिरी है इस पे कौन सी जनजाति रहती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पे निवास करती है। ठीक, ये नीलगिरी के दक्षिण में है। कौन? ये आपके पाल घाट दर्रा नीलगिरी के दक्षिण में पड़ता है। तो आप इसके जगह पे बताएंगे, इस क्वेश्चन के जगह पे बताएंगे आप लोग कि एलिफेंटा का दर्रा कहाँ पे है? एलिफेंटा का दर्रा किस देश में है? एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो ये श्रीलंका में है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे? श्रीलंका में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। और काराकोरम ये इस पे कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? इसी पे ही तो
आपका सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर पाया जाता है, बियाफो ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर, ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, हिस पर भी पाया जाता है, इसी पे हिस पर, ये सारे ग्लेशियर काराकोरम पे ही पाए जाते हैं। काराकोरम जो आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणी आती है उस पर, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, उस पर पाए जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं नाथुला जयलेपला दर्रा, ये सिक्किम में पाए जाते हैं, ये सिक्किम के ग्लेशियर हैं। और आप लोग बताएंगे कि तीस्ता नदी कहाँ की है, ये सिक्किम की नदी है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम की नदी है। आप लोग बताएंगे कि जो जेमू ग्लेशियर है ये कहाँ पे है, जेमू ग्लेशियर ये भी कहाँ पे है, आपके तीस्ता में, सॉरी ये जेमू ग्लेशियर सिक्किम में ही है। माना नीति लिपुलेख ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं। माना लीतू नीति और लिपुलेख दर्रे उत्तराखंड। सिपकीला बड़ा लाचल रोहतांग दर्रा ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे हैं। बात करते हैं बोमडीला और दीफू दर्रा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बोमडीला और दीफू ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का आपको लोग पुराना नाम बताएंगे, तो इससे पहले क्या कहते हैं, इसे नेफा कहते थे, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम। और अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से कौन से गार्ज से, तो दिहांग नामक गार्ज से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, दिहांग गार्ज से। थाल घाट दर्रा आप लोग बताएंगे कहाँ पे है, तो देखिए थाल घाट दर्रे की बात करें। और आप लोग एक दर्रे और बताएंगे, तूजू दर्रा कहाँ पे है, तूजू दर्रा ये मणिपुर में है, तूजू दर्रा मणिपुर में है, भारत के राज्य में। और थाल घाट दर्रा बताएंगे, ये यहाँ से कहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ पे मुंबई से आप जा सकते हैं, कहाँ पे, नागपुर। मुंबई से आप लोग कहाँ पे जा सकते हैं, थाल घाट दर्रे से होके मुंबई से नागपुर जा सकते हैं। एक पाल घाट दर्रा आप लोग याद रखेंगे, पाल घाट दर्रा, तो यहाँ पे आप कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे मुंबई से आप कहाँ तक जा सकते हैं, मुंबई से पुणे तक जा सकते हैं पाल घाट दर्रे से होके। ठीक, और बात करते हैं आपको, आप लोग बताएंगे थाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, ये नहीं भोर घाट दर्रा है, ये भोर घाट दर्रे से आप लोग मुंबई से और पुणे जा सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे बात करते हैं भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय की संख्या हो गई है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और हाई कोर्ट में, किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो देखिए किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, सबसे कम सिक्किम हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है, सिक्किम हाई कोर्ट में। ठीक, बात करते हैं आगे, सबसे अधिक आपसे पूछे किस हाई कोर्ट में है सबसे अधिक संख्या, न्यायाधीशों की सबसे अधिक संख्या किस हाई कोर्ट में है, तो आप लोग बताएंगे कि इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद के हाई कोर्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है, 160 है। कितने हैं, 160 है। और न्यायाधीशों की आप लोग बताएंगे कि नियुक्ति कौन करता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं न्यायाधीशों को। बात करते हैं भारत का, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन के जगह पे सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1866 ईस्वी में हुई थी। अब बात करेंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और ये किस देश का, सॉरी किस राज्य का हाई कोर्ट है, ये बिहार का हाई कोर्ट है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में पड़ता है, जबलपुर जो आपके जिला है वो उसमें पड़ता है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, तो संसद करता है, इसमें परिवर्तन करने का काम संसद करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ थी, लीला सेठ थी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, लीला सेठ थी। ठीक, आगे बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष में रिटायर होते हैं, ये आप लोग बताएंगे कितनी आयु में रिटायर होते हैं, तो ये 56 साल के हो जाते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक, बात करते हैं लक्षद्वीप और केरल हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप और केरल हाईकोर्ट। देखिए लक्षद्वीप जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कार्यभार किस हाईकोर्ट में देखा जाता है, केरल के हाईकोर्ट में ही देखा जाता है। और केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे है, एर्नाकुलम में है केरल का हाईकोर्ट। ये भी पूछा जाता है कि किस जगह पे है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक अंडमान निकोबार वाला है। ठीक,
और अंडमान निकोबार हाई कोर्ट जो है इसका कार्यभार कहाँ पे देखा जाता है, इसका कोलकाता में। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कोलकाता में इसका जो कार्यभार देखा जाता है, कोलकाता में देखा जाता है अंडमान निकोबार का। और जो पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट है ये कोलकाता हाई कोर्ट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय, सभी राज्यों में देखिए हाई कोर्ट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे राज्य हैं वो बड़े राज्यों के हाई कोर्ट में अपना सुनवाई लेके जाते हैं, वो कार्यभार वहाँ पे उसको देखा जाता है। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, कटक में है। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में है। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश का, दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है, ये इसका उच्च न्यायालय। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है भारत की पवित्र नदी, गंगा नदी है भारत की पवित्र नदी। इसे राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, गंगा को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे कब दिया गया, 2008 में इसे बनाया गया राष्ट्रीय नदी। बात करते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। आगे बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इसे जमुना कहते हैं। और जमुना, पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है इसे क्या कहते हैं, इसे मेघना कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मेघना। और ये बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अपना जल गिरा देती है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ पे होता है, देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग में। और यहीं के बाद से जो गंगा नदी का नाम है क्या पड़ता है, गंगा नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके जगह पे आप लोग लिखेंगे, ये कल से मैं ध्यान दूंगा कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। क्यों बिहार का शोक किसी नदी को किसी राज्य का शोक कहा जाता है, तो देखिए ये नदी क्यों शोक कहते हैं, क्योंकि ये जो कोसी नदी है वो बहुत सारा अपने साथ गाद लेके आती है। गाद का मतलब ये है कि जो कंकड़ पत्थर और फिर जो कंकड़ पत्थर बालू ये सारे चीजें अपने साथ में लेके आती है। और ये क्या करती है, अपने रास्ते को ही, ये जब ले नहीं जा पाती तो अपने रास्ते को ही ये अवरुद्ध कर देती है, यानी कि उसको रोक देती है अपने रास्ते को, और ये अपना मार्ग बदल के दूसरी जगह से बहने लगती है। तो इस वजह से ये अपने रास्ते को परिवर्तित करती है। तो रास्ता बदलने के लिए इसे क्या कहा जाता है, रास्ता बदलने के लिए। क्योंकि अब जहाँ पे आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ से जब नदी बहने लगेगी तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे वो परेशान होने लगेंगे। तो इस वजह से वहाँ का इसे शोक कहा जाता है कि कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखें। भ्रंश द्रोणी या फिर घाटी में प्रवाहित कौन कौन सी नदी होती है, तो भारत की 2 नदी है। एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी, और एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे ताप्ती नदी। तो ये दोनों नदी किसमें, भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, जो कि ये आपकी तरफ बहती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है। और ये यहाँ पे जाके अपना अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पूर्वी जो घाट है भारत का, ये पूर्वी घाट है। इसका जो ढाल है, जो भारत का पश्चिमी घाट, जो पठारी भारत है उसका जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है, लेकिन ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है। क्योंकि ये जो घाटी बहती है, जो ये अपने घाटियों में बहती है, उसका ढाल किस तरफ है, उसका ढाल पश्चिम की तरफ है। इस वजह से ये नदियाँ, दोनों नदी पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। बात करते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखिए वैन गंगा और फिर पेन गंगा इसकी सहायक नदी है। वैन गंगा और फिर पैन गंगा इसकी सहायक नदी है। किसकी, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और इसका उद्गम पूछे कहाँ से होता है, तो ये त्र्यंबक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। ठीक, त्र्यंबक कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, बात करते हैं कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो कावेरी नदी आप लोग जानते हैं कि कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है, तो आप लोग बताएंगे कि कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। आगे हम लोग बात करते हैं नदियों से संबंधित और प्रश्न। देखिए यहाँ पे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करता है। तो गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। सिंधु की लंबाई पूछे तो आप लोग बताएंगे कि 2880 किलोमीटर है सिंधु की लंबाई, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछे तो 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई। और ये तीनों कहाँ से, सॉरी, गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती हैं। और ये जो आपके गंगोत्री हिमनद से निकलता है, गंगोत्री हिमनद। और कहाँ पे है ये गंगोत्री हिमनद? ये उत्तराखंड में है, ये आप लोग ध्यान रखें। कपिला जलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन? कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण ये नर्मदा नदी पे होता है, नर्मदा नदी पे होता है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम आप लोग बताएंगे नर्मदा नदी का कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और ये डेल्टा नहीं बनाती, ये कौन क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि इन नदियों का ढाल बहुत तेज होता है, तो डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे बात करते हैं कि इसके नर्मदा नदी के किनारे एक मंदिर स्थित है, उसका नाम आप लोग बताएंगे। तो महाकालेश्वर का मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है, नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और नर्मदा नदी एक काम और करती है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है उसका विभाजन का काम करती है। ये नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो विभाजन है उसका काम करती है। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? ये 1960 में हुआ था। कराया कौन था? विश्व बैंक कराया था। और किन दो देशों के बीच में है? ये भारत और फिर पाकिस्तान के बीच में है सिंधु नदी जल समझौता। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है पंचगंगा और दूध गंगा। पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। महाबलेश्वर पर्वत कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। और एक बांध आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षिप्रा नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी। ये चंबल की सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये अरावली से होता है लूनी नदी का उद्गम। और ये कहाँ अपना जल गिराती है? ये कहाँ पे गिरती है? तो ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है? कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक माही नदी आप लोग याद रखेंगे, माही नदी ये कहाँ की नदी है? राजस्थान की नदी है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है क्या? माही नदी। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन आप लोग कौन बताएंगे? कि राष्ट्रपति करता है। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक, और मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसका अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक, और 12 से 35 तक अनुच्छेद है। और इसको बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। ये भाग क्या है? इसका भाग है 3। ठीक, तो ये भी आप लोग फंडामेंटल राइट में संशोधन का अधिकार कौन करता है? तो इसमें संशोधन कौन करता है? संसद संशोधन करता है। और इसको निलंबन कौन करता है? निलंबन आप लोग पढ़े, इसको निलंबन राष्ट्रपति जी करते हैं। और बात करते हैं इसको निलंबन राष्ट्रपति जी करते हैं। और यदि पूछे कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कौन करता है? मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित का निलंबन का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए रोक देना, लेकिन प्रतिबंधित की मतलब होता है कि उस पर प्रतिबंध लगाना। ये संसद करता है। ठीक, संसद ये काम करता है। बात करते हैं अम्बेडकर ने सबसे अधिक अवलोकित भाग किसे कहा है? भाग पूछा है तो सबसे अधिक अवलोकित भाग का है भाग नंबर 3 को, यानी कि मौलिक अधिकार को। ठीक, बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कहाँ पे होती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में सुनवाई होती है। और अनुच्छेद नंबर 32 में कहा गया कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके जाइए। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में है कि अस्पृश्यता का अंत, ये आपके आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है। आगे बात करते हैं अब हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो पहला पार्ट है स्वतंत्रता का 12 से लेके 35 तक है स्वतंत्रता का, 19 से लेके 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है, इसमें स्वतंत्रता की बातों को बताया गया। बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आप लोग बताएंगे सूचना का अधिकार। सूचना का
अधिकार, जिसे क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये एग्जाम में पूछा जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किस में दिया गया है, ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल नंबर 19 के ए में है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है बच्चों को। और एक आप लोग बताएंगे शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया, शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया। तो आर्टिकल नंबर 21 ए में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उसे उन्हें शिक्षा दी जाए। ठीक, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 24 संपत्ति का अधिकार किसमें, तो संपत्ति के जो अधिकार हैं उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ, इसके लिए हुआ है कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में, 1978 में हुआ और इसे वर्तमान समय में कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे वर्तमान समय में आर्टिकल नंबर 300 के ए में रखा गया है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार आस्था रख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 25 में ये बातें बताई गई है। संविधान का हृदय और आत्मा, आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। ऐसे किसने कहा है संविधान का हृदय, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कितनी तरह का रिट जारी करता है, 5 तरह का रिट जारी करता है। कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, ये क्या कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ये रिट होते हैं 5 तरह के, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और एक आपका क्या होता है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, और इस तरह के 5 तरह के जो आपके होते हैं रिट, ये हाईकोर्ट जारी करता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब होता है, और परमादेश का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे। ये परमादेश ही छूट रहा था, जो अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये 5 तरह के रिट होते हैं। और परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, तो ये परमादेश का मतलब होता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, भारत की उत्तरी सीमा में कौन सा पर्वत का विस्तार है। और यहाँ पे देखिए पर्वतों से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो हम लोग करने वाले हैं। भारत के उत्तर में आप सभी जानते हैं कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर में। बात करते हैं हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। नेपाल में, तो नेपाल में इसे क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं। और बात करते हैं इसे तिब्बत में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक, चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक, तो ये कहते हैं। ठीक, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिमालय की उत्पत्ति तिथिज सागर यहाँ पे पहले रहता था, वहाँ से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे क्या कहते हैं, गार्डविन आस्टीन कहते हैं, जिसे गार्डविन आस्टीन कहते हैं। K2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। बात करते हैं हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और भारत की ये किस राज्य में है कंचनजंगा, भारत की ये सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं काराकोरम पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो इसे कृष्णागिरी पर्वत कहते हैं, कृष्णागिरी पर्वत कहते हैं। काराकोरम का दूसरा नाम है कृष्णागिरी पर्वत। ठीक, बात करते हैं काराकोरम हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी, पहला हो गया आपका काराकोरम, जो सबसे उत्तर में है काराकोरम के दक्षिण में है काराकोरम लद्दाख श्रेणी है, और उसके दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में आपका कौन सा है, काराकोरम लद्दाख, और जास्कर श्रेणी है। और
लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। ठीक, बात करते हैं लघु हिमालय श्रेणी के घास को। देखिए लघु हिमालय श्रेणी के घास, तो जो लघु हिमालय की श्रेणी में जो घास है उसे मर्म कहते हैं, और जो काराकोरम जो आपके बृहद हिमालय है उसमें घास नहीं पाए जाते, मध्य हिमालय पे भी घास नहीं पाए जाते, क्योंकि ये ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमे रहते हैं। हिमालय की अराकानयोमा चोटी, ये कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। अराकानयोमा चोटी म्यांमार में है, हिमालय की अराकानयोमा चोटी। और म्यांमार का पुराना नाम आप लोग बताएंगे क्या है? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, और इसकी राजधानी क्या होती थी? बर्मा की राजधानी रंगून होती थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवा है, नंदा देवी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम श्रेणी क्या है? ये अरावली है। भारत का सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी है अरावली है। और अरावली की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और ये किस पर्वत के अंतर्गत आती है? ये माउंट आबू के अकॉर्डिंग आती है, माउंट आबू पर्वत पे स्थित है। और बात करते हैं यहाँ पे एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये माउंट आबू पे स्थित है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में, सारे के सारे ये राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक, अब भारत का सबसे बड़ा राज्य भी कौन है? राजस्थान है, ये इसकी विशेषता है। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, इसे सफ़ेद पानी भी कहते हैं। सियाचिन हिमनद को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोग सबसे बड़ा सबसे ऊंचा युद्ध भूमि क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध भूमि ये भी है सियाचिन ग्लेशियर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये लेह में होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो शिवराय की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएंगे कि सह्याद्री किसे कहते हैं? सह्याद्री किसे कहते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। और आप लोग बताएंगे कि गिरनार की पहाड़ी किस राज्य में है? गिरनार पहाड़ी ये भारत के किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। गिरनार की पहाड़ी भारत के बिहार राज्य में है। छोटा शिवराय की पहाड़ी ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु की पहाड़ी है, तमिलनाडु की पहाड़ी है। और नीलगिरी का विस्तार आप लोग बताएंगे कितने राज्य में है? नीलगिरी पर्वत का विस्तार, तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से 3 राज्य में है। कौन कौन से? कर्नाटक याद रखेंगे आप लोग, केरल याद रखेंगे, कर्नाटक, केरल, और कौन सा? तमिलनाडु में नीलगिरी का विस्तार पाया जाता है। ठीक, बात करते हैं छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो पारसनाथ है, छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ है। बात करते हैं कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच में? सतपुड़ा स्थित है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा की धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत में निवास करती है। अगर आप लोग को अंकों में देखना है कि कितना होता है अंकों में, तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो भारत का कुल कितना भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, अगर जनसंख्या के मामले में पूछे भारत किस स्थान पे जनसंख्या के मामले में, तो आप बताएंगे विश्व में दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे भारत है जनसंख्या के मामले में। पहले स्थान पे पूछे कौन सा देश है, तो आप लोग बताएंगे चीन है पहले स्थान पे। विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या? 17.7%, 17.5%, अब तो 7 हो गया है। 17.7% जनसंख्या ये भारत में निवास करती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग यहाँ पे देखिए भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में आप लोग ध्यान रखेंगे चीन देश है, और एक आपका तिब्बत भी है लेकिन चीन में अब हो गया है। चीन है, नेपाल है भारत के उत्तर में, और एक कौन सा देश है आपका? भूटान है,
ये भी तो भारत में है, तो ये सारे देश हैं भारत के उत्तर में। भारत के उत्तर के देश, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन आप लोग उत्तर के नहीं, आप लोग बताएंगे भारत के पूर्व में कौन कौन से देश हैं। देखिए भारत के पूर्व में कौन सा देश है, बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। और कौन कौन सा देश है, म्यांमार देश है भारत के पूर्व में। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी, मुद्रा क्या है, टका है। और बांग्लादेश से एक बात और याद रखेंगे कि बांग्लादेश है ये जो सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है, भारत में सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ये बांग्लादेश करता है। और बात करते हैं बांग्लादेश, ये त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरा हुआ है। त्रिपुरा को 3 तरफ से कौन सा राज्य देश घेरा हुआ है, तो बांग्लादेश घेरा हुआ है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी क्या होती है, नेपिडो होती है म्यांमार की राजधानी। ठीक। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है भूटान की राजधानी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू है जो नेपाल की राजधानी। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार्क का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, काठमांडू। चीन की राजधानी कहाँ पे है, बीजिंग है चीन की राजधानी। बात करते हैं मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, ये किसके बीच में है, तो ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। अब भारत और श्रीलंका कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, तो सिलिनेक्स, आप लोग ध्यान रखेंगे सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति किसके बीच में होती है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भी ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। भारत की अक्षांशीय विस्तार, तो देखिए भारत का जो दक्षिण में ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच में ये देशांतर रेखा, तो सॉरी अक्षांश, ये भूमध्य रेखा, और यहाँ पे है भारत है, और यहाँ पे है कौन सा देश, भारत है। भारत के यहाँ नीचे से कितने डिग्री अक्षांश जाता है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से अक्षांश गुजरता है। उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तार है, किसका, भारत का ये विस्तार है। उत्तरी अक्षांश तक ये भारत का विस्तार है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के मध्य से कर्क रेखा ये 8 राज्यों से होके गुजरती है। और 21 जून को कर्क रेखा पे शुरू होता है, 21 जून को कर्क रेखा पे शुरू होता है। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, योग दिवस भी मनाते हैं, 21 जून को योग दिवस। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। लेकिन आपसे पूछे भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो आप लोग बताएंगे कि 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार। भारत के दक्षिणी छोर, तो भारत के दक्षिणी छोर की बात करें अगर मुख्य भूमि पे पूछे भारत का दक्षिणी छोर क्या है, तो आप लोग बताएंगे कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि पे बताएं कन्याकुमारी है। और ये किस राज्य में पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत के सबसे मुख्य, ऐसे पूछ ले सुदूर मुख्य भूमि कौन सा है भारत का, तो आप लोग बताएंगे कि जो भारत की दक्षिणी छोर है वो कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि इंदिरा पॉइंट है। भारत की दक्षिणी भूमि इंदिरा पॉइंट है। ठीक, पॉइंट है भारत की दक्षिणी भूमि। इसके पुराना नाम क्या था, इसे पिगमिलियन पॉइंट कहते थे, पिगमिलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता था। ठीक, और पिगमिलियन पॉइंट कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप में है, तो आप लोग बताएंगे कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। और आप लोग बताएंगे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो बात करते हैं स्थलीय सीमा, तो भारत स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 7 देशों के साथ लगाती है स्थलीय सीमा। ठीक, लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत तटीय सीमा कितने देशों के साथ लगाती है तटीय सीमा, तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि भारत कितने देशों के साथ, 5 देशों के साथ तटीय सीमा या फिर जल सीमा लगाती है। जल सीमा 5 देशों के साथ भारत का लगता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत के कितने राज्यों के पास तट रेखा है, तट रेखा यानी कि तटीय राज्य कितने हैं, तट रेखा कितने राज्यों के पास है,
तो आप लोग इसका जवाब देंगे कि 9 राज्यों के पास तटरेखा है। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा कहाँ किसकी है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा किसका है, तो आप लोग बताएंगे कि गोवा का तटरेखा सबसे छोटा है। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से होके जाती है। और मानक जो समय रेखा है, मानक समय रेखा है, ये कितने राज्यों से होके जाती है, तो ये 5 राज्यों से होके जाती है। बात करते हैं ये कहाँ से, जो नैनी है वहाँ के समीप से होके जाती है। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात करें स्थल सीमा की लंबाई कितनी, भारत की स्थल सीमा की लंबाई टोटल पूछे 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर इसकी। लेकिन आपसे पूछे कि केवल आप लोग बताइए तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा, तो आप लोग बताएंगे कि 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा। लेकिन आप लोग पूछे कि द्वीप सहित बताइए कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे कि 7516 किलोमीटर है द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई। पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पे है, तो 28.8% भाग पे है पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार। लेकिन आपसे पूछे कि मैदानों का विस्तार भारत में कितने प्रतिशत भाग पे है, तो भारत के 44% भाग पे मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक, बात करते हैं मैदानी विस्तार कितने प्रतिशत भाग पे, 44% भाग पे पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक थे ये रामानुज थे, रामानुज आचार्य थे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक। बात करते पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, तो गुरु जो रामदास हैं आपके, रामदास, ये पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक हैं। और सॉरी गुरु नानक हैं, रामदास नहीं, यहाँ पे गुरु नानक है जो पंजाब में गुरु नानक हैं, जिसका जन्म कब हुआ था, 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, ये जो पंजाब में है ये भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक, अमृतसर का निर्माण किसने किया था, तो इसका जवाब क्या होगा, गुरु रामदास। अमृतसर का निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। आप लोग बताएंगे कि गुरुमुखी जो लिपि है इसका शुरुआत किसने किया था, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था, तो इसका शुरुआत भी गुरु रामदास ने किया था। सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या होता है, बैसाखी होता है सिखों का प्रमुख त्यौहार। बात करते कबीर के गुरु जो थे रामानंद थे कबीर के गुरु। ठीक, और ये क्या थे, भक्ति आंदोलन का ये प्रचार करते हैं किस क्षेत्र में, भक्ति आंदोलन का ये प्रचार करते हैं कहाँ पे, भक्ति आंदोलन का प्रचार ये उत्तर भारत में करते हैं। कौन, रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करते हैं। और इनकी भाषा क्या थी, किस भाषा में ये प्रचार करते हैं, हिंदी भाषा में ये प्रचार करते हैं। ठीक, बात करते हैं असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, तो जो आपके असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है, शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। असम का पुराना नाम क्या है, असम का पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम कामरूप है, असम का पुराना नाम। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं रामचरितमानस। तो इसके लेखक कौन है, रामचरितमानस के तुलसीदास हैं, इसके लेखक तुलसीदास हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। और रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, रैदास ने किया था, रैदासी संप्रदाय के स्थापना। और रैदास के गुरु का क्या नाम था आप लोग बताएंगे, तो रामानंद थे, इनके भी गुरु रामानंद थे। तो ये आप लोग ध्यान, मीराबाई किसकी पत्नी थी, तो ये भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। और भोजराज के बारे में मीराबाई की बात करें, भक्ति रस से संबंधित थी, ये भक्ति से संबंधित जो आपके गाया करती थी। भारत महात्मा गांधी का प्रिय भजन क्या था, जो पीर पराई ना जाने, जो पीर पराई जाने रे। तो ये आप लोग बताएंगे, जो पीर पराई जाने रे, ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन। अद्वैतवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो शंकराचार्य करते हैं अद्वैतवादी जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया, तो वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना करते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें और फिर सब्सक्राइब भी करें। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।